हेलो दोस्तों, डिजिटल सिनेमैटिक्स एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ दिन पहले रिलीज हुई सोनी A7 V की। स्पेक्स की बात करूं तो मैंने कुछ दिन पहले ही इसके लीक स्पेक्स की चर्चा की थी और देखिए स्पेक्स वही निकले। खैर, आप चाहें तो ऊपर क्लिक करके वो पुराना वीडियो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज उनकी कुछ बात करूंगा। लेकिन जो आज मैं बोलने वाला हूं, एक सोनी फैंस और सोनी यूजर के नाते शायद सोनी वालों या फिर दूसरे सोनी फैंस को थोड़ी सी बुरी लग जाए। दोस्तों, अब मैं आगे आपको कुछ बताऊं उससे पहले आप प्लीज नीचे जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन दबाकर ये सुनिश्चित कर लें कि हमारे अपडेट्स आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जरूरी है कि आप ये समझ जाएं कि मैं सोनी का इस्तेमाल लगभग A7R के समय से कर रहा हूं, मतलब तकरीबन 2016 से। उससे पहले मैं कैनन का फैन था और मेरे पास आज भी कैनन के बहुत सारे लेंस और कैमरे मौजूद हैं। पर सोनी के आने के बाद मैंने कैनन को उसकी पुरानी तकनीक के इस्तेमाल के कारण साइड कर दिया। पर आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, यानी जो स्थिति कैनन ने अपनी जिद की वजह से उस वक्त बनाई थी, शायद वही सोनी आज करने पर आमदा है। मुझे याद है कि जब सन 2018 में सोनी A7 III आया था, भले वो 8-बिट 420 कैमरा था, लेकिन उस वक्त तो मार्केट में भूचाल आ गया था। वो एक ऐसा कैमरा था जिसने सारे कीर्तिमान तोड़ दिया। मैंने भी उसका खूब इस्तेमाल किया और आज भी करता हूं। फिर सोनी ने 2021 में A7 IV लॉन्च किया। मैंने अगले ही दिन उसे खरीद लिया। एक शानदार कैमरा, 10-बिट 4:2 4K स्लो मोशन, रेवोल्यूशनरी। लगभग एक महीने कई डॉक्यूमेंट्रीज और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने के बाद मुझे हीट इश्यूज आने लगे। तभी सोनी FX30 भी रिलीज हुई और मैंने A7 IV हटाकर FX30 ले लिया और आज भी उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। पर मेरा दिल कह रहा था कि इस बार सोनी A7 V जब लॉन्च होगा तो सबके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन 2025 ने कैमरा इतिहास के सबसे बड़े उलटफेर को अंजाम दे दिया। 2025 के अक्टूबर में निकॉन ने लॉन्च किया निकॉन ZR, रेड रॉ, कोडेक, ProRes रॉ, निकॉन रॉ, यानी सब कुछ, और 6K इन बॉडी रिकॉर्डिंग के साथ। शानदार स्टेबलाइजेशन, बेहतरीन बैटरी लाइफ, नो हीटिंग। हालांकि वो फोटो से ज्यादा एक वीडियो कैमरा था, लेकिन इसे 2 लाख वाले सेगमेंट में एक जबरदस्त एंट्री बनाकर लाया गया। फिर कुछ ही दिनों के बाद आया कैनन R6 Mark III, वो भी 7K। मुझे कैनन से उम्मीद नहीं थी, सच मानिए तो। उन्होंने एक जबरदस्त कैमरा रिलीज करके मुझे चौंका दिया। 7K के साथ इन बॉडी कैनन रॉ, 12-बिट 4:2 कलर्स, जबरदस्त 7 स्टेप इन बॉडी स्टेबलाइजेशन और कैनन का वही पुराना शानदार कलर साइंस। मैंने कैमरा देखा और हैरान रह गया। इतना एक्यूरेट फोकस अभी तक बहुत कम कैमरों में मिला था, वो भी 2 लाख के आसपास वाले सेगमेंट में। दोस्तों, मैंने दोनों कैमरा खुद इस्तेमाल किया है। निकॉन ZR का रिव्यू भी डाला है, आप ऊपर देख सकते हैं। और कैनन R6 Mark III का रिव्यू बना ही रहा था कि सोनी ने A7 V की लॉन्च डेट 2 दिसंबर को अनाउंस कर दी। मैंने और मेरे जैसे सभी लोगों ने सोचा कि अब सोनी अपने पत्ते खोलेगा, क्योंकि बाकी कंपनियां आ चुकी थी, और सारी कैमरा कंपनियों की हवा निकाल देगा। लेकिन हुआ क्या? 2 दिसंबर रात 8 बजे सोनी ने हम सभी के अरमानों पर पानी फेर दिया। हुआ ये कि सोनी ने अपने हिसाब से एक शानदार कैमरा लॉन्च किया, लेकिन मार्केट के वर्तमान कंपटीशन को देखते हुए स्पेक्स कहीं फिट नहीं बैठते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैंने इस कैमरे को अभी तक अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही देखा है, लेकिन जो स्पेक्स सोनी ने अपने साइट पर दिए हैं या इंटरनेट पर जो मिल रहा है, उसके आधार पर मैं आपको अपने निराशा का एक कारण जरूर बता सकता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही कहा था, ये राय सिर्फ मेरी है और मेरी अपनी है। हो सकता है कैमरा हाथ में आने का मेरी राय थोड़ी बदल जाए, या फिर हो सकता है आपकी राय इस कैमरे को इस्तेमाल करने के बाद कुछ और हो, पर आज मैं सिर्फ अपनी राय रख रहा हूं। देखिए, कई लोग कैमरा सिर्फ स्पेक्स के आधार पर खरीदते हैं, न कि मेरी और आपकी तरह बहुत टेस्ट करके। और 2 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती इस मार्केट के यूजर्स के लिए, क्योंकि ये ज्यादातर वेडिंग और कंटेंट क्रिएशंस वाले यूजर्स होते हैं। दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर मैं सोनी A7 V को खुद सोनी के अलावा दूसरे कैमरों से तुलना करूंगा, तो शायद आपको और सोनी वालों को यह लगे कि मैं किसी कंपनी की निजी लाभ की वजह से किसी एक का पक्ष ले रहा हूं। इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि जब तक सोनी A7 V मेरे हाथों में नहीं आ जाता, मैं उसे निकॉन, कैनन या ल्यूमिक्स से कंपेयर नहीं करूंगा। लेकिन आज मैं इसे सिर्फ सोनी के अपने A7 IV से जरूर कंपेयर करूंगा और सोनी से यह सवाल पूछूंगा कि स्पेक्स के आधार पर अगर किसी के पास A7 IV है तो वो ये कैमरा क्यों ले, या फिर कोई ऐसी चीज थी जो वो एक्स्ट्रा डाल सकते थे, लेकिन अपने मल्टीपल सेगमेंट जैसे R सीरीज, S सीरीज और FX सीरीज को बचाने के लिए उन्होंने ये कदम नहीं उठाया। कहीं ये कदम उनके लिए आत्मघाती न हो जाए, जैसा हाल FX2 का हुआ है।
तो चलिए खैर छोड़िए, सोनी के एग्जिस्टिंग यूजर्स की ही बात करते हैं। अगर आपके पास सोनी A7 IV है या फिर सोनी A7 III है और आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो क्या आप सोनी A7 V लेंगे? आपको ऐसा क्या मिलेगा जिससे आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर आप कम दाम में सोनी A7 IV लेकर अपना काम चला सकते हैं? तो मेरे हिसाब से कुछ अंतर है जिसे आप खुद देख सकते हैं और अपना फैसला ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये टेक्नोलॉजी का एज डिफरेंस क्या है। अगर अनाउंसमेंट डेट की बात करें तो सोनी A7 IV को 21 अक्टूबर 2021 को अनाउंस किया गया था, जबकि सोनी A7 V को 2 दिसंबर 2025 को पेश किया गया। यानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये लगभग 4 साल का अंतर रख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि खरीदने से पहले कोई भी ये समझना चाहेगा कि A7 IV और 5 में अंतर क्या है, या फिर दोनों में समानताएं क्या है जिसकी वजह से उसको चुना जाए या रिजेक्ट किया जाए। तो चलिए सबसे पहले कॉमन स्पेक्स पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सोनी A7 IV और A7 V लगभग एक जैसी बॉडी है, मतलब कोई अंतर आपको नजर नहीं आएगा। दोनों कैमरे डुअल बेस ISO के साथ आते हैं, यानी कम रोशनी हो या तेज लाइट, सेंसर खुद को ज्यादा बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज कर लेता है और नॉइज कंट्रोल भी रहता है। दोनों में गैरोस्कोपिक स्टेबलाइजेशन है, जिससे आप पोस्ट प्रोसेस में फुटेज को और भी ज्यादा स्थिर बना सकते हैं। साथ ही डिजिटल वीडियो स्टेबलाइजेशन भी मौजूद है, यानी इन कैमरा स्टेबल फुटेज मिलता है। सोनी ने दोनों कैमरों में लेंस ब्रीदिंग करेक्शन दिया है, जिससे वीडियो शूट करते वक्त फोकस बदलने पर फ्रेम आगे पीछे नहीं करता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जो पहले पुराने थर्ड पार्टी लेंस सपोर्ट कर रहे थे, वो नए A7 V में उस ढंग से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। या तो सॉफ्टवेयर का इशू है या फिर कोई भी इशू है, लेकिन काम उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है जैसा इंटरनेट बता रहा है, लोगों ने अपने यूज करके बताया है। अब दोनों कैमरों में एंटी डस्ट शटर मैकेनिज्म है, यानी कैमरा बंद करते ही शटर नीचे आ जाता है और सेंसर धूल से बचा रहता है। ये फीचर फील्ड शूट करने वालों के लिए बहुत काम का है। वीडियो बनाने वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि अनलिमिटेड वीडियो रिकॉर्डिंग है, 30 मिनट की लिमिट जैसी कोई परेशानी दोनों में नहीं है। साथ ही डेडिकेटेड फोटो वीडियो स्विच भी मिलता है और साथ में स्लो मोशन का भी, जिससे स्टिल्स और वीडियो और स्लो मोशन के बीच में तुरंत स्विच किया जा सकता है। एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो दोनों में फ्रंट डायल, आर्टिकुलेटेड स्क्रीन और टच स्क्रीन दिया गया, यानी हाथों में अच्छी पकड़ और सेटिंग को बदलना आसान फील होता है। और स्क्रीन में इस बार थोड़ा अंतर है, मैं आपको आगे बताऊंगा। स्टेबल शॉट्स के लिए दोनों में सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन मौजूद है और हैंड हेल्ड शूटिंग में काफी मदद मिलती है, खासकर लंबे फोकल लेंथ में। लेकिन इस बार आईबिस को थोड़ा मजबूत किया गया है A7 V में, मैं आगे आपको बताऊंगा। कनेक्टिविटी में भी कोई फर्क नहीं, वायरलेस, ब्लूटूथ, स्मार्टफोन, रिमोट सपोर्ट, दोनों सब कुछ है, जिससे कैमरा मोबाइल से भी कंट्रोल किया जा सकता है और बहुत सारा ट्रांसफर वगैरह वगैरह सब कुछ है इसमें। दोनों में इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर और तेज रोशनी में भी फ्रेम को कंट्रोल में रखता है, आपको साफ दिखेगा। ऑटो फोकस की बात करें तो दोनों ही कैमरे फेस डिटेक्शन, आई ट्रैकिंग, EV4 तथा लो लाइट ऑटो फोकस सपोर्ट करते हैं और कम रोशनी में भी फोकस भरोसेमंद रहता है। इसके अलावा बर्ड साइज वगैरह वगैरह सब कुछ है। दोनों में 33 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है, जिससे बड़े प्रिंट्स और ज्यादा डिटेल मिलते हैं, कोई भी अंतर नहीं है। शटर लाइफ भी दोनों की 5 लाख साइकिल रेटेड है। वीडियो के साइड पर देखें तो दोनों कैमरे 600 Mbps बिट रेट, 422 क्रोमा सब सैम्पलिंग, फुल साइज HDMI पोर्ट, माइक, हेडफोन जैक और वेबकैम फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। स्टोरेज में दोनों डुअल कार्ड स्लॉट, UHS 2 SD कार्ड और सेफ एक्सप्रेस टाइप A को सपोर्ट करते हैं। हाई स्पीड और सेफ रिकॉर्डिंग दोनों में अवेलेबल है। एक्स्ट्रा फीचर्स में टाइम लैप्स, AE ब्रैकेटिंग, फोकस ब्रैकेटिंग, डुअल एक्सिस इलेक्ट्रॉनिक लेवल, एंटी फ्लिकर, वेदर सीलिंग जैसे फीचर्स दोनों कैमरों में बराबर हैं, कोई भी अंतर दोनों कैमरों में नहीं है। सीधी बात यह है कि A7 IV और A7 V का बेस एक जैसा है। दोनों कैमरे फीचर के लेवल पर काफी कुछ एक जैसे हैं, पर अब सवाल ये नहीं है कि इसमें क्या है, सवाल ये है कि इसके अलावा आपको क्या नया मिलेगा, क्या वह असली डिस्कशन पॉइंट बनेगा जो इस A7 V ने दिया है। मतलब आप क्या उसके आधार पर फैसला लेंगे कि A7 V में ये फीचर है इसलिए मुझे इसे लेना ही लेना है। तो चलिए समझते हैं कि A7 V में अंतर क्या है, A7 V ने क्या एक्स्ट्रा दिया है। अब आते हैं उन पॉइंट्स पर जहां सोनी A7 V सच में सोनी A7 IV से आगे निकलता है, और यहां बात सिर्फ नंबर की नहीं है, यहाँ टेक्नोलॉजी का फर्क साफ साफ दिखता है। सबसे बड़ा बदलाव है पार्शियल स्टैक्ड सेंसर। सोनी A7 V में स्टैक्ड सेंसर तो मिलता है, पर वो पार्शियल है, प्योर नहीं है, जबकि A7 IV में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सीधा फायदा ये है कि सेंसर का रीड आउट बहुत तेज हो जाता है और रोलिंग शटर काफी हद तक कम हो जाता है, खासकर वीडियो और तेज मूवमेंट्स वाले शॉट्स में। A7 V में आपको मिलता है जीरो ब्लैकआउट व्यू फाइंडर। इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअस शूटिंग के दौरान व्यू फाइंडर ब्लैंक नहीं होता। एक्शन हो, शादी हो या स्पोर्ट्स, आप एक भी पल मिस नहीं करते। A7 IV में ये सुविधा मौजूद नहीं थी। सोनी A7 V में प्री शूटिंग बफर दिया गया, जो सोनी A7 IV में नहीं मिलता है।
कैमरा शटर दबाने से पहले ही इमेज को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, यानी जो पल आप मिस कर दिए कैमरा उसे पहले ही पकड़ चुका होता है। हालांकि ये करता ये है कि कुछ फ्रेम्स रिकॉर्ड करके पहले से रखता है और जब आप क्लिक करते हैं तो पुराने फ्रेम को भी सेव कर लेता है। इसकी वजह से अगर बर्ड्स उड़ रही है तो उड़ने से पहले जो उसका एक्शन का मेथड है वो पूरा आप कैप्चर कर सकते हैं। अब डिस्प्ले की बात करें तो सोनी A7 V में टिल्ट प्लस फ्लिप स्क्रीन दिया गया है, जबकि सोनी A7 IV का स्क्रीन सिर्फ फ्लिप तक सीमित था। यह एक नया स्क्रीन डिजाइन है जो स्टिल और वीडियो दोनों के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, खासकर लो एंगल और हाई एंगल शूट में। यह सोनी के A7R5 वगैरह में दिया गया है। अब स्क्रीन साइज और क्वालिटी पर अगर आए तो सोनी A7 V में 3.2 इंच का LCD स्क्रीन मिलता है, जबकि A7 IV में 3 इंच का मिलता था। फर्क छोटा लगता है लेकिन ऑन फील बड़ा है। साथ ही A7 V की स्क्रीन 2.09 मिलियन डॉट्स की, जबकि A7 IV की 1.44 मिलियन डॉट्स स्क्रीन से ये लगभग 45% ज्यादा शार्प है। शूटिंग स्पीड में भी अंतर साफ दिखता है। सोनी A7 V 30 FPS तक कंटिन्यूअस शूट करता है, जबकि A7 IV 10 FPS पर रुक जाता था, यानी A7 V करीब 20 फ्रेम प्रति सेकंड तेज है। स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ के लिए ये फर्क बहुत बड़ा माना जाता है। बैटरी लाइफ में भी A7 V थोड़ी बढ़त लेता है, 630 शॉट्स बनाम A7 IV के 600 शॉट्स। कागज पर फर्क थोड़ा छोटा है, लेकिन फील्ड में 30 एक्स्ट्रा फ्रेम भी कभी कभी आपके काम आ जाते हैं। सोनी A7 V में मिलता है पिक्सल शिफ्ट हाई रेजोल्यूशन मोड, यानी आप 199 मेगापिक्सल तक की इमेज खुद से बना सकते हैं। A7 IV में ये फीचर नहीं है। ये फीचर लैंडस्केप आर्किटेक्चर और स्टूडियो फोटोग्राफी में बहुत मायने रखता है। स्टेबलाइजेशन की बात करें तो A7 V में 7.5 स्टॉप तक आईबिस मिलता है, जबकि A7 IV में 5.5 स्टॉप तक मिलता है, यानी करीब 2 स्टॉप ज्यादा स्टेबलाइजेशन, जो लो लाइट और हैंडेड वीडियो में आपको साफ दिखाई देगा। डेटा ट्रांसफर के लिए सोनी A7 V में USB 3.2 Gen 2 दिया गया है, जो 10 Gbps तक की स्पीड देता है। वहीं A7 IV में USB 3.2 Gen 1 है। इसका मतलब A7 V के फुटेज से A7 IV का फुटेज थोड़ा धीरे ट्रांसफर होगा, मतलब A7 V से फुटेज और फोटोज कंप्यूटर में काफी तेजी से ट्रांसफर होंगे। ऑटो फोकस को और स्मार्ट बनाते हुए सोनी A7 V में व्हीकल ट्रैकिंग ऑटो फोकस दिया गया, जिससे रेसिंग कोर्स बाइक्स को ट्रैक करना आसान हो जाता है। इसके अलावा इंसेक्ट ट्रैकिंग AF भी है, जो मैक्रो फोटोग्राफी वालों के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये दोनों फीचर्स A7 IV में मौजूद नहीं थे। तो दोस्तों समरी यही है कि सोनी A7 V सिर्फ एक नेक्स्ट लेवल वर्जन नहीं है, बल्कि एक स्पीड, सेंसर टेक्नोलॉजी, स्टेबलाइजेशन और AF इंटेलिजेंस के लेवल पर A7 IV से काफी आगे खड़ा दिखता है, और इसके साथ साथ इसमें AI फीचर्स भी इनेबल है। पर क्या ये इतना फ्यूचर प्रूफ है कि आने वाले 3-4 साल तक बाकी कंपनियों के 6K और 7K या फिर ओपन गेट इन बॉडी रॉ जैसे टेक्नोलॉजी से टक्कर ले सके? दोस्तों शायद मेरी बात आपको बुरी लगे या भली, मैं कह नहीं सकता, पर एक अच्छी टेक्नोलॉजी मार्केट का बड़ा शेयर अपने आप खींच लेती है, और क्लाइंट फिर भले उस टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल से कुछ जाने या ना जाने, उसकी डिमांड जरूर करता है। लेकिन यहाँ तो तकनीक में इतना अंतर है कि आप बाकी कंपनियों से 2 कदम पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि आपकी S-Cinetone, ऑटो फोकस, स्टेबलाइजेशन इंडस्ट्री के टॉप लेवल टेक्निकल अचीवमेंट्स में गिने जाते हैं। दोस्तों सोनी A7 V एक अच्छा कैमरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखता है कि मैं कहूं कि आई एम गोइंग टू चेंज माय ओल्ड कैमरा विद दिस न्यू बीस्ट। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको साफ बता दूं, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूं, ना ही मैं इन्फ्लुएंसर कहलाना चाहता हूं, नहीं बन रहा हूं। मैं सिर्फ आपको वो फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे दिखता है। वो मेरा नजरिया हो सकता आपका नजरिया कुछ और हो। आप अपने नजरिए से शायद इस कैमरे को पसंद करें, लेकिन आप अपने फैसले को किसी और की सोच पर नहीं डालें, बल्कि अपनी जरूरतों के हिसाब से लें। आप सोनी लें, कैनन लें, लाइका लें, ल्यूमिक्स लें या फिर निकॉन लें, ये सोच बस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपके मेहनत के पैसों का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न सही आना चाहिए। हम बस यही चाहते हैं। खैर दोस्तों, अब चलने का वक्त हो गया। आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, बेझिझक कह डालिए। हम सभी यहाँ अपनी अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं, और मैं आपके हर कमेंट की कद्र करता हूं और कोशिश भी करता हूं कि आपको जवाब देता रहूं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये सब आपकी इच्छा पर है, पर इतना याद रखें कि मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं, आपको डिसीजन खुद लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी फिल्मिंग एंड सायोनारा।